हेलो नमस्कार है दोस्तों, अपने YouTube चैनल जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका तहे दिल से स्वागत है। आज अपन इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे महासागरीय लवणता का ऊर्ध्वाधर अर्थात लंबवत वितरण, उसकी चर्चा करेंगे। अर्थात गहराई के साथ लवणता का वितरण है, उसकी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से अपन करने वाले हैं। इसमें अपन इसकी भी चर्चा करेंगे, खारेपन का जो निर्धारण करने वाली उच्च सीमा है उसकी भी अपन क्या करेंगे, इस वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अपन कारणों के साथ इस वीडियो को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, इस वीडियो में अपन जो लवणता का वितरण है घटता है या बढ़ता है, वो किस कारण होता है, उसकी चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आइए चलते हैं, अपन सबसे पहले उसी की चर्चा कर लेते हैं। खारेपन का जो निर्धारण है, अर्थात खारेपन का किसका, खारेपन का निर्धारण, खारेपन का निर्धारण। ठीक है, 24.5 की जो लवणता है, 24.5 या फिर कहीं पे आ जाता है 24.7 प्रति हजार ग्राम लवणता वाले या फिर लवणता वाले जल को खारेपन की सीमा का निर्धारण करने वाली उच्च सीमा माना जाता है। या फिर अपन कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि 24.7 या 24.5 की लवणता वाला जल है तो वो खारेपन का निर्धारण करता है। कहने का तात्पर्य यह है, 24 अगर किसी महासागर में जल की लवणता 24.5 या उससे अधिक है तो वो जल खारे जल की श्रेणी में आएगा। जबकि अगर 24.5 या 24.7 से कम है अगर जल की लवणता, तो वो जल किसकी श्रेणी में आएगा, तो वो जल मीठे जल की श्रेणी में आएगा। किसमें, मीठे जल की श्रेणी में आएगा। कौन सा, ठीक है, 24.5 से कम की लवणता वाला जल किसमें आएगा, वो मीठे जल की श्रेणी में। तो आइए अपन आगे चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंदर अपन चर्चा करेंगे ऊर्ध्वाधर वितरण। कौन सा वितरण, ऊर्ध्वाधर, या फिर कह सकते हैं इसको लंबवत वितरण, या फिर इसको कह सकते हैं गहराई के साथ वितरण भी कह सकते हैं। ठीक है, ऊर्ध्वाधर, लंबवत या गहराई के साथ वितरण का तात्पर्य यह है, ये अपना क्या है, विशाल एक महासागर है, इसके अंदर जल है, ये जल की ऊपरी सतह है। ठीक है, ये सतह है, ये जल भरा हुआ है इसके अंदर, ये गहराई तक जल भरा हुआ है। इसके अंदर लवणता यहाँ जो पाई जाती है, वहां से लेकर गहराई में जो लवणता पाई जाती है उसमें अंतर पाया जाता है। अपन उसकी चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं, अपन वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। गहराई के साथ लवणता में क्या होता है, गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन होता है, लेकिन ये परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। समुद्र की स्थिति का तात्पर्य यह है कि समुद्र कौन से अक्षांशों में स्थित है। कैसे, देखिए, अगर कोई महासागर है, ठीक है, वो अगर ध्रुवों पर स्थित है तो वहां का जो जल है, ऊपरी सतह की जो लवणता है वो प्रभावित होगी किसके माध्यम से, अगर वहां स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है या जल बर्फ पे पिघल रहा है तो उसकी वजह से वहां की जो लवणता क्या होगी, घट जाएगी। दूसरा यह है कि बर्फ जम रही है या फिर जल का वाष्पीकरण हो रहा है तो वहां लवणता बढ़ जाती है। जब जल वाष्पीकृत हो गया तो वहां लवणता एकत्रित रहती है, वो वहां बढ़ जाती है। आई बात समझ में। अब बताया गया है वैज्ञानिकों ने जैसे जैसे स्टडी किए तो उन्होंने बताया है कि महासागरीय जो लवणता है उसमें गहराई या ऊर्ध्वाधर जो लवणता है उसमें जो परिवर्तन पाया जाता है वो निश्चित नियम नहीं है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत का कोई निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि यह एक जटिल प्रक्रिया है। क्योंकि निश्चित नियम नहीं है, क्योंकि कहीं पे लवणता बढ़ती है गहराई के साथ, कहीं पे लवणता क्या होती है, बढ़ती है, तो कहीं पे क्या है,
ये लवणता घटती है, इसके कारण इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन फिर भी क्या, देखिए आप उदाहरण के लिए देख सकते हैं, दक्षिण अटलांटिक जो महासागर है, उसका जो दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है, उसका जो दक्षिणी छोर है वहां पर सतही जल की लवणता कितनी पाई जाती है? 33 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। लेकिन 200 फेदम बढ़ने पर 200 फेदम यह नाप की इकाई है, ठीक है। एक फेदम का मतलब है, एक फेदम बराबर 6 फीट है। एक फेदम का मतलब 6 फीट। अब देख सकते हैं 200 का मतलब हो गया, यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे तो 1200 फीट हो गया। कितने हो गया? 1200 फीट गहराई में जाने पर लवणता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। लवणता में क्या हो जाती है? वृद्धि। और वो कितनी हो जाती है? बढ़ के 34.5 प्रति 1000 ग्राम। जबकि 600 फेदम, कितने फेदम? 600 फेदम बढ़ने पर यह लवणता, मतलब 1200 फीट बढ़ने पर यह लवणता कितनी हो जाती है? 34.75 हो जाती है, 7.5 प्रति 1000 ग्राम। जबकि भूमध्य रेखीय क्षेत्र की बात करें, 0 डिग्री अक्षांश है, 0 डिग्री अक्षांश है, उस पर लवणता कितनी पाई जाती है? 34 प्रति 1000 ग्राम। लेकिन नीचे गहराई में बढ़ने पर इसकी लवणता क्या है? बढ़ जाती है। आई बात समझ में? लेकिन अब मैं बात करूं दक्षिणी गोलार्ध के अंदर 20 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, 20 डिग्री दक्षिणी जो अक्षांश है, इन अक्षांशों में लवणता, सतही जल की जो लवणता है, सतही जल की लवणता कितनी है? 37 प्रति 1000 ग्राम है। कितने है? 37 प्रति 1000 ग्राम। लेकिन नीचे 200 फेदम, वो ही बोले तो 600 फीट नीचे जाने पर यह कितनी हो जाती है? 35 प्रति 1000 ग्राम हो जाती है। इसके माध्यम से कहा जाता है कि इसका कोई निश्चित नियम नहीं है, लेकिन फिर भी जो स्टडी की गई है उसके आधार पर बताया गया है। इसको 3 पॉइंटों में पढ़ेंगे अपन, 3 पॉइंटों में पढ़ेंगे। यह है अपनी पृथ्वी, इसकी यह भूमध्य रेखा 0 डिग्री है, ये ध्रुव है, ठीक है, ये ध्रुव है, और ये मध्य अक्षांश हो गए। ये क्या हो गए? मध्य अक्षांश। ये मध्य अक्षांश हो गए अपने। कौन से अक्षांश हो गए? मध्य अक्षांश। ये साउथ पोल, यह है अपना नॉर्थ पोल, यह है मध्य अक्षांश, ठीक है, यह भी मध्य अक्षांश है, जबकि यह भी क्या है? मध्य अक्षांश है, ठीक है। इधर मैं लिखूंगा इसलिए इसको मिटा देता हूं। इसको 3 पॉइंटों के आधार पर क्या करेंगे? पढ़ेंगे अपन। पहले तो ये पढ़ेंगे सामान्यतः ये कहा जाता है कि गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। सामान्यतः क्या है? सामान्यतः लवणता क्या होती है? सामान्यतः गहराई के साथ लवणता बढ़ती है। क्या है? लवणता बढ़ती है, ऐसा बताया गया है। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना आप चीज, वो क्या है? हमेशा ध्यान रखना, उच्च लवणता वाला जल, उच्च घनत्व वाला जल हमेशा नीचे बैठ जाता है, और उसके ऊपर निम्न लवणता और निम्न घनत्व वाला जल ऊपर रहता है। तो ये बात क्या याद रखोगे? उच्च लवणता व उच्च घनत्व वाला जल कम घनत्व व कम लवणता वाले जल के नीचे होता है। क्योंकि घनत्व अगर बढ़ जाएगा वो जल भारी हो जाएगा, और वो जल क्या होगा? नीचे संचित हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर क्या रहेगा? कम लवणता वाला जल रहेगा। तो ये चीज ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है।
तो इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ। अब बात करते हैं, इसको 3 पॉइंटों में पढ़ेंगे, 3 पॉइंटों में पढ़ेंगे। पहला तो यह है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, पहला क्या है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गहराई के साथ लवणता बढ़ती है, लवणता तेजी से बढ़ती है, क्या होती है, तेजी से बढ़ती है। फिर पुनः गहराई के साथ लवणता घटती है, गहराई के साथ लवणता घटती है। यही तो कारण है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। देखिए यहाँ सतही जल है, इसकी लवणता कितनी पाई जाती है, 34 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है, लेकिन गहराई में बढ़ने पर लवणता कितनी हो जाती है, 35 प्रति 1000 ग्राम हो जाती है। ठीक है, इसको समझना। ये बोतल है, ठीक है, इसके अंदर स्वच्छ जल डाला जा रहा है, यहाँ तक लवणता वाला जल है, अधिक लवणता वाला जल है, लवणता, ठीक है। अब इसमें स्वच्छ जल की आपूर्ति हो रही है, डाला जा रहा है, तो ऊपरी जो सतह है, ऊपरी सतह का जल है, वहाँ लवणता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जो लवण होंगे वो लवण नदी के माध्यम से आएंगे और नीचे संचित हो जाएंगे। तो यही कारण है सतही जल की लवणता कम होती है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में गहराई के साथ लवणता क्या हो जाती है, बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ने लग जाती है, क्योंकि नीचे संचित हो जाते हैं लवण। अब बात करेंगे मध्य अक्षांशों में, अब क्या बात करेंगे, मध्य अक्षांशों में, कहां पर, मध्य अक्षांशों में लवणता घटती है, देखिए मध्य अक्षांशों में लवणता क्या है, 20 डिग्री अक्षांश है, ये मध्य अक्षांश है। यहाँ पर लवणता कितनी पाई जाती है, 37 प्रति 1000 ग्राम पाई जाती है। फिर गहराई में 200 फेदम के नीचे अगर जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ लवणता कितनी हो जाएगी, 35 प्रति 1000 ग्राम लवणता हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 35,000 ग्राम। यहाँ ऊपरी सतह पर लवणता क्यों अधिक होती है, क्योंकि इन क्षेत्रों में क्या है, व्यापारिक पवनें तेज गति से चलती है, व्यापारिक पवनें हैं जो तेज गति से चलती है और वो वाष्पीकृत करती है, जल को वाष्पीकृत करती है, जल वाष्पीकरण हो जाता है वहां पर, और वर्षा कम होती है। कम क्यों होती है, क्योंकि मध्य अक्षांशों में हवाओं की अवतलन, हवाओं का अवतलन ये सबसे बड़ा फैक्टर है। हवाएं नीचे उतरती है, अवतलन का मतलब है नीचे उतरती है, और वो शुष्क हवाएं होती है, जिसकी वजह से वहां पर बारिश नहीं हो पाती है, इसलिए मध्य अक्षांशों में लवणता उच्च पाई जाती है। ठीक है, तो जब लवणता ऊपर क्या है, वाष्पीकृत हो गया जल, तो लवणता तो बच गई। अब लवणता ऊपर क्या है, लवणता क्या है, ऊपर ज्यादा है, और लवणता नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो लवणता क्या हो जाएगी, थोड़ी कम हो जाएगी। तो ये हो गई मध्य अक्षांशों में लवणता घटती है। ठीक है, तीसरा जो पॉइंट है ये है उच्च अक्षांशों में। कहां पर, उच्च अक्षांशों में, उच्च अक्षांशों में। उच्च अक्षांश बोले तो ध्रुवों पर, उच्च अक्षांश बोले तो ध्रुवों पर। उच्च अक्षांशों में लवणता गहराई के साथ, लवणता गहराई के साथ, गहराई के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, गहराई के साथ धीरे धीरे बढ़ती है, बढ़ती है। परंतु 200 फेदम के बाद, 200 फेदम के बाद, परंतु 200 फेदम के बाद लवणता बढ़ती है, सॉरी घटती है। 200 फेदम के बाद लवणता घटने लग जाती है।
घटती है। ध्यान रखना उच्च अक्षांशों में लवणता गहराई के साथ धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है। जैसे मैंने पहले बताया था कि 200 फेदम तक लवणता अटलांटिक महासागर दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में है, तो वहां ऊपरी सतह की लवणता कितनी थी, 33 प्रति 1000 ग्राम। लेकिन 200 फेदम बोले तो 600 फीट के बाद 600 फीट पर यह लवणता कितनी हो जाती है, 34.5 हो जाती है। लेकिन फिर 1200, ठीक है, 1200 फेदम मतलब 600 फेदम बोले तो 3600 फीट नीचे वहां लवणता कितनी हो जाएगी, 34.75 प्रति 1000 ग्राम हो जाएगी। ठीक है, वहां ऊपरी सतह की लवणता कम क्यों पाई जाती है, क्योंकि ग्रीष्म ऋतु में इन क्षेत्रों में क्या है, स्वच्छ जल की आपूर्ति रहती है, बर्फ का पिघलना वो प्रक्रिया जारी रहती है, जिसके कारण वहां लवणता क्या है, ऊपरी सतह की कम हो जाती है और वो जल के अंदर नीचे जाके लवण क्या हो जाते हैं, संचित हो जाते हैं। इसके कारण नीचे लवणता बढ़ती है। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन का नाम तो सुना होगा, इसको मैं मिटा देता हूं। हेलोक्लाइन के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो हेलोक्लाइन और थर्मोक्लाइन से संबंधित एक वीडियो मैंने पहले भी डाल रखा है, उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें संपूर्ण जानकारी दी गई है। ठीक है, हेलोक्लाइन क्या है।